एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। ये तीन हमको फॉर्म दिखते हैं जिसको हम मिला के गवर्नमेंट का फॉर्म कह लेते हैं या एक अथॉरिटी कहते हैं जो सबको गवर्न करने वाली है, रूल करने वाली है। तो सबसे पहले यही चीज शुरू हुई कि वी हैव टू कंपेयर दिस गवर्नमेंट, और वी कैन से वी हैव टू कंपेयर दिस इंस्टीट्यूशंस, कि अगर एक कंट्री में इस टाइप का कोई गवर्नमेंट है और दूसरी कंट्री में अनादर टाइप का है, तो हम उसको कंपेयर करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी कंट्री में रिपब्लिक है, वहीं किसी दूसरी कंट्री में आप कह सकते हो डिक्टेटरशिप है, तो हम इन दोनों के फीचर्स को कंपेयर करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, या फिर कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम जब देखते हैं तो हमें दिखता है कि अलग अलग इसमें अप्रोचेस डेवलप होंगी, जिसको हम आगे जाके भी और बात करने वाले हैं। देन ये हो गया गवर्नमेंट वाला पार्ट हो गया, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट एक स्टैटिक बॉडी हो जाती है कि गवर्नमेंट है, ये इंस्टीट्यूशन है, बस है। देन आप देखोगे कि इसका फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कैसा है, बट इट कांट बी डायनेमिक। की बहुत गवर्नमेंट आप देखोगे ऐसा नहीं होता कि इसमें कोई बहुत डायनामिज्म है, बहुत फ्रीक्वेंसी कुछ है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट वाला पार्ट होता है वो काफी स्टैटिक हो जाता है। देन हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो बेसिक गवर्नमेंट में मैं पॉलिटिक्स। और चीजें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा कि पहली चीज तो ये है कि लीगल इंस्टीट्यूशनल जो कहते हैं ना, लीगल इंस्टीट्यूशन मतलब कि वैसे इंस्टीट्यूशन जिसकी लीगल बैकिंग है, ठीक है। लीगल बैकिंग उनको मिलेगी जो आपके नेशन स्टेट में कुछ एड ऑन कर रहे हैं, एंड इसके पास अपर हैंड है रूलिंग क्लासेस के, ठीक है। तो यानी कि वैसे इंस्टीट्यूशन बिल्कुल नहीं होंगे जो कि पेरीफेरी में आ रहे हैं, जो कि इनफॉर्मल है, ठीक है, जिनको हो सकता है कि स्टेट उनको हाँ भी कहते हो, पावर भी देते हो, और उनको पावर नहीं भी देते हो, ठीक है। तो इतनी फ्रीडम नहीं है। तो फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या लीगल इंस्टीट्यूशन है, उसमें क्या क्या हो सकते हैं जो मैंने तीन बताए, वो इसके साथ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी भी एक पार्ट है जिसको कंपेयर किया जाता है, वो चीजें है। कंपैरेटिव जो होते हैं ना, उसमें सब डिवीजन होते हैं, जो ऊपर से नीचे की जो हायरार्की जो होती है ना, वो होती है ऊपर से नीचे, एक बेसिक हायरार्की होती है, ठीक है। और पेरिफेरी में वो नहीं जाते, स्प्रेड नहीं होता, हायरार्की होती है जो पॉलिटिक जो गवर्नमेंट कंपैरेटिव गवर्नमेंट में होती है। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती है, ठीक है, एज इट इज रूल बेस्ड जो स्टडीज होती है वो होती है, ठीक है। स्टैटिक होती है ये जो भी हमारे कंपैरेटिव गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टडीज होते हैं। दीज आर कीवर्ड्स, क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड अर्पित इज आल्सो एक्सप्लेनिंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेंट्रिक ये सारी चीजें जो व्यूज होती हैं, वो एग्जाम्पल्स के लिए जो इन्होंने बताया वो भी एक एग्जाम्पल है। एक बेसिक एग्जाम्पल इंडिया के कंटेक्स्ट में जो मैं अपने मेंटरशिप सेशन में समझाते आया हूँ, यहाँ भी मैं कहना चाहूंगा। तुमने ये ईआईसी वाला दिया है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी वाली एग्जाम्पल? नहीं दिए हो क्या अर्पित? नहीं 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 नहीं। ठीक है, मैं अब वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि इमेजिन अ सिचुएशन, ओके, ठीक है, कहानी कह रहा हूँ समझना, ठीक है। तो इंपीरियलिज्म जब से शुरू होता है, ठीक है, यानी कि जो तुम्हारे मैं कहता हूँ कि यूरोपियन नेशन से इंपीरियलिज्म हमारी शुरू होती है, जिन्होंने अमेरिका को पहले किया, बाद में फिर वो स्ट्रेच करते गए, जिसमें फिर बाद में आपके मिडल ईस्ट आ गए अंडर टर्किश रूलर्स एंड ऑल। फिर उसके बाद वो स्प्रेड होता है अफ्रीकन स्क्रैम्बल तक, कि अफ्रीका को भी ये लोग एक अफ्रीका कितना वास्ट है, पर इसको क्या किया इन्होंने कि यूरोपियन कंट्रीज आपस में पूरे अफ्रीका को बांट लिया, उसको स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका कहते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो एशिया की तरफ स्प्रेड करते ड्यू टू मार्केट। तो जस्ट मैंने इमेजिन कि आधी दुनिया तो यूरोपियन यूनियन और जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने बांट दिया है। तो ये बेसिक व्यू है कि वहां पर इम्प्लीमेंट भी क्या होगा, यूरोपियन इंस्टीट्यूशन ही इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। तो ये देखो, अब ये सारी चीजें जब तुम देखोगे कि यार ये तो होमोजेनस स्प्रेड है, एंड इवन इन यूरोप देखो, यूरोप में भी कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है, कहीं पे मोनार्क है, कहीं पे तुम्हारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, रिपब्लिकल स्ट्रक्चर है। पर बेसिक एस्पेक्ट ये तीन विभाजन जो होते हैं, चार विभाजन जो फोर डिफरेंसेस या हायरार्की मैंने आपको बताया वो है, ठीक है। पर इसके बाद चेंजेस आनी शुरू होती है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे अब देखो ये सारी चीजें स्प्रेड जो हो रही है, ये कैसे हो रही है, इकोनॉमी पैसे के कारण। पर जब पैसे की वैल्यू अलग जगह पर भी बढ़ने लगी है, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियलाइजेशन अपना स्प्रेड करता है इन जापान, इन चाइना, इन रशिया, ठीक है, और भी अलग जगह, जैसे अभी के टाइम पे इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। एंड यू कैन से दैट कंटिनेंट ऑफ डार्कनेस से कंटिनेंट ऑफ होप जो बनते जा रहा है अफ्रीका। तो जब ये सारी चीजें आती है, ये चीजें डिस्कवर होती है, देन वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा जो कि है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। बैकग्राउंड में कुछ और होगा तो अर्पित यू कैन एक्सप्लेन।
ठीक है। श्योर श्योर श्योर। ओके, सो जैसा बताया अभी ये सब कंपैरेटिव गवर्नमेंट के बारे में। तो आप देखो, जैसे हम पॉलिटिक्स पे जाएंगे उससे पहले ही हम तीन वर्ड सुनते हैं, हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग भी लगते हैं कई बार सबको। वन इज पॉलिटी, सेकंड इज पॉलिटिक्स एंड थर्ड इज पॉलिटिकल साइंस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको लगता है कि ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही हैं, आसपास ही हैं, बट सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका अपन देखें इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी को हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। पॉलिटिक्स कहलाती है राजनीति, एंड पॉलिटिकल साइंस इज नोन एज राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। अगर सबसे पहले हम पॉलिटी देखें, हम जो सब्जेक्ट भी हम पढ़ते हैं अपने जीएस में, पॉलिटी सब लोग सुनते रहते हैं। सो पॉलिटी का मतलब राज्य व्यवस्था, मतलब कि आपको जो गवर्न करना है उसकी व्यवस्था कैसे होने वाली है। मतलब किसी फॉर्म में होगी, फॉर्म मतलब कैसा होगा कि कोई इंस्टीट्यूशंस होंगे, उसके कुछ प्रोसेस होंगे या फिर कुछ और भी चीजें होंगी उसके साथ में लाके, जिसको आप एक टोटल में लेके आप एक पूरा जो अरेंजमेंट है या फिर जो एक सिस्टम बनाने वाले वो होगा। देन वी कम टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, राजनीति। तो हम इसी शब्द से समझते हैं कि राज करने की नीति क्या होने वाली है। मतलब नीति क्या होगी, नीति हमेशा एक पॉलिसी जो होती है, पॉलिसी इज ऑलवेज अ डायनेमिक टर्म। डायनेमिक टर्म या फिर एक कंटिन्यूसली इवॉल्विंग टर्म होता है। सो राजनीति भी उसी टर्म में होती है। पॉलिटिक्स मतलब कि एक प्रोसेस के फॉर्म में होगा ये, एक इवोल्यूशनरी होगा, एक डिस्क्रिप्टिव होगा ये, और इसमें काफी सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, कंटिन्यूसली एडअप होगा, कुछ अलग होता जाएगा, कुछ जुड़ता जाएगा। सो पॉलिटिक्स इस तरीके से होती है। देन हम आते हैं अगर पॉलिटिकल साइंस पे, तो पॉलिटिकल साइंस क्या होता है कि एक साइंटिफिक स्टडी होती है इन सभी चीजों की। मीन्स इंस्टीट्यूशंस हो गए, प्रोसेसेस हो गई, या फिर स्ट्रक्चर्स हो गए, फंक्शंस हो गए, इन सबकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है वो हम काय में करते हैं, पॉलिटिकल साइंस। सो हम वापस आते हैं पॉलिटिक्स वाले पार्ट पे। तो हमने जैसे वो पॉलिटी और पॉलिटिक्स क्या था, मतलब वो ऊपर पहले वाले दो क्लासिफिकेशंस क्या थे? पॉलिटी, पॉलिटी है। पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, इसके दो डिफरेंसेस प्लीज, सॉरी, मतलब मैं शायद सही से समझ नहीं पाया। ओके, पॉलिटी मतलब हमने क्या कहा कि व्यवस्था, हिंदी में जैसे उसको राज व्यवस्था कहते हैं। सो एक अरेंजमेंट कैसा होने वाला है। अगर जैसे हम देखें नेशन स्टेट है, नेशन स्टेट में आपने चार पार्ट बांट दिए। फर्स्ट इज टेरिटरी, सेकंड इज पॉपुलेशन, थर्ड इज अथॉरिटी या गवर्नमेंट, एंड फोर्थ इज सॉवरेनिटी। तो इन अगर आप इन चारों पार्टों को देखोगे तो उसमें से एक जो पार्ट है दैट इज गवर्नमेंट, जो कि बाकी चीजों को गवर्न करने वाला है या अरेंज करने वाला है। तो जो पॉपुलेशन, टेरिटरी एंड सॉवरेनिटी भी है आपकी, उन सब चीजों को आप कैसे अरेंज करने वाले हो, कैसे मैनेज करने वाले हो, वो हमारा आता है पॉलिटी में। एंड वो कैसे होगा, वो जनरली किसी फॉर्म में होगा कि कोई इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे उसके लिए, कुछ प्रोसेसेस बनाई जाएंगी, वो आएगा अपना पूरा पॉलिटी वाले पार्ट में। But when we see in politics, politics is more like a process, a more like a evolutionary and a dynamic term। कि मतलब आप देख रहे हो कि आपने देख लिया हाँ ये इंस्टीट्यूशंस तो है, बट ये इंस्टीट्यूशन वर्क कैसे करते हैं, इनके फंक्शंस कैसे होंगे, ये इवॉल्व कैसे होंगे, लाइक इनमें ब्रेकडाउन्स कैसे होगा, या फिर आप इन सब चीजों को अपने तरीके से कैसे मोल्ड करोगे, ब्रेक करोगे, आगे बढ़ाओगे, सब करोगे। ये सब चीजें जो आती है ये आ जाती है पॉलिटिक्स। मतलब सिंपल टर्म में हिंदी में क्या कहते हैं, राजनीति। तो राज करने की नीति क्या होने वाली है, पॉलिसी क्या होने वाली है, दैट कम्स अंडर पॉलिटिक्स। ओके। हाँ, अंडरस्टूड, आगे। हम्म। सो हम जैसे देखा गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब हमें इन दोनों में पहले कुछ डिफरेंस समझ में आ गए। पहले एक गवर्नमेंट का जो पार्ट है इट इज मोर स्टैटिक, एंड जो पॉलिटिक्स है इट इज मोर डायनेमिक। जो गवर्नमेंट वाला पार्ट है उसका एक स्कोप नैरो होता है, पॉलिटिक्स का स्कोप काफी ब्रॉड होता है। अगर हम अपने कंटेक्स में देखें, आईआर के कंटेक्स में, एंड देन वी गो बैक टू दैट बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 एंड बिफोर वर्ल्ड वॉर 2, सो हम देखेंगे गवर्नमेंट जो था इट इज मोर कंसंट्रेटेड इन वेस्टर्न पार्ट। और जहां हमारा ईस्टर्न या फिर जो ओल्ड जो अपना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, वहां पे कॉलोनियल पावर एस्टेब्लिश थी। तो वहां पे कोई भी एक इंडिपेंडेंट सिस्टम तो था नहीं। इवन हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि चाहे गवर्नमेंट का सिस्टम हो या फिर जो प्रोसेसेस हो, वो सारी इम्पोर्टेड थी। कि जो ब्रिटिशर्स आए या फिर दूसरी कंट्रीज आप देखोगे, अफ्रीका हो जाए या फिर साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो, वहां पे डच आए, फ्रेंच आए, तो सबने अपना अपना सिस्टम किसी तरीके से इम्पोज किया है। तो वहां पे नेचुरल सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, वहां पे एक इम्पोज सिस्टम उन लोगों ने अपना लिया। हम आगे देखेंगे जाके, जब हम स्टेट्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे ओवर डेवलप्ड स्टेट एंड अदर कंसेप्ट आए। तो वो यहीं से आए थे कि कैसे हमने अपना सिस्टम ना डेवलप करके जब हमारे ऊपर कोई सिस्टम थोपा गया, तब उससे पूरी तरीके से कोप अप नहीं कर पाए, तो हमने कुछ तो अपना ट्रेडिशनल रखा और कुछ हम मॉडर्न हो गए। हम ये आगे देखेंगे जाके। सो अभी हम देखते हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स हम जो देख रहे थे, तो हमने पहले यही देखा कि कैसे कैसे दोनों में डिफरेंस हो गया।
तो प्लीज अर्श, आप भी थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर दो। पॉलिटिक्स वाले पार्ट में। हाँ, इन दोनों में डिफरेंस वाला जो पार्ट है उनको एक बार और अच्छा, आप इन। हाँ। हाँ हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ। पहला तो हम सबसे पहले मैं बताया था फॉर्मल वाला। ठीक है, इसमें इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल कहने का मतलब जिनके पास स्टेट की बैकिंग भी नहीं है वो भी बोल रहे हैं, वो भी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, वाइडर कनोटेशन है, स्मॉलर या नैरो नहीं है। ठीक है, इसमें दो चीजें होती है, थ्योरी एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, ये दोनों एक ब्रॉडर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो एक तो वो है। फिर हम उस समय क्या बताए थे कि लीगल इंस्टीट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह जो होती है रूल बुक के अनुसार से वो रोल प्ले करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी होती है। दैट वन वाज एक्सक्लूसिव। ठीक है, वो लोगों को और इंस्टीट्यूशंस को बाहर कर देते थे, पर दिस वन इज इंक्लूसिव। इसमें यानी कि बहुत सारे जो पेरिफेरी पर ग्रुपिंग्स वगैरह हैं वो भी इंक्लूड करते हैं। और तो बहुत सारी चीजें जैसे कि दिस वन इज एनालिटिकल। एंड एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, इट इज लाइक मल्टी सब्जेक्टिव। पहला वाला जो था वो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव तक रह जाता था, ये मल्टी सब्जेक्टिव है। मल्टी सब्जेक्टिव कहने का मतलब कि रादर देन पॉलिटिकल साइंस और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं, सच एज सोशियोलॉजी, सच एज इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एरियाज का डाइवर्जन हुआ है। फर्स्ट वन वाज यूरोपियन सेंट्रिक, ये वाला अफ्रो एशियन, लेटिन अमेरिकन जो कंट्रीज है जिसको वर्ल्ड डेवलपिंग एरियाज भी कहते हैं। ठीक है, उस पे ये इन्फ्लुएंस होता है। और ये जो होता है कंसंट्रेटेड होता है, जो इन्होंने बताया कि प्रिज्मेटिक सोसाइटीज का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर ओवर डेवलपिंग स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लूशियन पाई एंड गुडना माइडल के जो भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस ओनली। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसके कुछ कुछ डिटेल्ड व्यूज भी हैं, वो तुम पहले एक्सप्लेन कर दो, फिर उसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा जो होंगे वो मैं बता दूंगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग आते हैं जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता है उसकी स्टडी पे। तो हम देखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपको स्टडी करना है तो उसके लिए आपको कुछ अप्रोच चाहिए, आपको कुछ तो चाहिए कि एक डायरेक्शन हो कि हम इसको कैसे अप्रोच करें या फिर कैसे इसको समझना चालू करें। तो उसके लिए सबसे पहले क्या इवॉल्व हुई थी, ट्रेडिशनल अप्रोचेस आई थी। वो जो लास्ट की थी कब तक, अप टिल वर्ल्ड वॉर 1 एंड ऑल्सो अप टू वर्ल्ड वॉर 2 तक भी एग्जिस्ट करती रही। तो हम सब और अगर देखें तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये दो ब्रॉड पार्ट में डिवाइड हो गई थी। फर्स्ट वाज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड वाज मॉडर्न अप्रोच। तो हम पहले ट्रेडिशनल अप्रोच देख रहे हैं। हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, क्योंकि हमारे अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमको जो मॉडर्न अप्रोचेस है उसके अंदर जो पार्ट्स हैं अलग अलग, वो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। बट उसको समझने के लिए और उन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए या फिर उनको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें पहले ट्रेडिशनल समझना भी जरूरी होता है। ये सिस्टम एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल समझाने वाले हो क्या? हाँ, बस थोड़ा सा ट्रेडिशनल, क्योंकि उसके बाद ही अपन जा सकते हैं कि वाई हम क्यों जा रहे हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल पे भी। तो शॉर्ट में ट्रेडिशनल का है बस। आई मीन, अच्छा हाँ हम्म। ठीक है। मतलब कि अभी समझाने वाले हो सिस्टम अप्रोच, वही ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। अच्छा, नहीं नहीं, रुक जाओ, तो मैं कुछ समझाने चाहता हूँ पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में। हाँ हाँ, श्योर श्योर। अ, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम ना तीन पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल एक्टिविटी, अनदर वन इज पॉलिटिकल प्रोसेस, एंड थर्ड वन इज पॉलिटिकल पावर। ठीक है, तो व्हाट एक्चुअली इज पॉलिटिकल एक्टिविटी? ठीक है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी एक्शन या बिहेवियर ना सिर्फ इंडिविजुअल के द्वारा, ग्रुप्स के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जो कि पॉलिटिकल प्रोसेस को, एक कंट्री में जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सच एज वोटिंग, सच एज कैंपेनिंग, प्रोटेस्टिंग, लॉबिंग, पब्लिक डिबेट्स एक्सेट्रा। अब मैं इस चीज को आपको समझाता हूँ कि जस्ट इमेजिन कि इलेक्शन होने वाले हैं एंड सिन्हालास और तमिल्स की लड़ाई हो रही है। ठीक है, अ, देखो काल्पनिक चीज है, ठीक है, फिर मुझे बीच मत करना बाद में कि भाई आपने ऐसा कैसे बोल दिया। तो कि एक वोटिंग मतलब कि इलेक्शन का टाइम है और श्रीलंका जन सिन्हालिस जो तमिल्स वगैरह उनकी लड़ाई हो रही है। ठीक है, तमिलनाडु के जो सदर्न स्टेट है, दे वांट यू टू इंटरवेन सेंटर पे जो है वो। ठीक, एंड एट लास्ट क्योंकि वोटिंग इज आल्सो एन इन्फ्लुएंस
पॉलिटिकल बिहेवियर, जो वोटिंग बिहेवियर है, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का, देन अल्टीमेटली यू हैव टू इंटरवीन। अब मान लो कि ऑथोरिटेरियन स्टेट होता, अब भाई तुम रो लो या हंस लो, मैं नहीं करने वाला तो नहीं करने वाला। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग, अब देखो आरसीपी से इंडिया ने विड्रॉ किया, ठीक है, कारण क्या था कि जो फार्मिंग लॉबिस्ट थी वो नहीं चाहते थे, जो एग्रीकल्चर लॉबिस्ट थी वो नहीं चाहते थे कि जो न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स का हमारे मार्केट में आया जाए, क्योंकि दीज आर चीप, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इंडिया का उसको वो इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक उसी तरह से पहले जो हाइपरनेशन डिहाइपरनेशन जो कुछ भी चल रहा था इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, दैट वन वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हमारा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो ये है पॉलिटिकल एक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू कि अगर किसी की एक्शंस, बिहेवियर और इंडिविजुअल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस किस तरह से वो पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे ये पॉलिटिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें लॉबी, पब्लिक डिबेट्स, प्रोटेस्ट, कैंपेन एंड वोटिंग इन्फ्लुएंसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है? अब ये तो आपने कर दिया, ये भाई एक्टिविटीज है। प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस इज लाइक द मेथड थ्रू व्हिच डिसीजंस आर मेड, इन्फ्लुएंस बाय टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल कल्चर, लेवल ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन। कहने का मतलब कि देखो, अब या तो जो मेथड आप ला रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपने पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है, ठीक, तो और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को भी आपको लेकर आना है। अब ये वायलेंट होगा, नॉन वायलेंट होगा, ठीक है, स्ट्रैटेजिक होगा, डिप्लोमेटिक होगा, ये सारी चीजें पॉलिटिकल प्रोसेस के द्वारा इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस के द्वारा समझते हैं। अब देखो, मैंने पॉलिटिकल एक्टिविटी बताया, इसमें मैंने ये बताया कि देखो, कभी भी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के आने के कारण ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल प्रोसेस को, वो कोर पर ना रहकर पेरिफेरी में चली गई, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सेकंड वन इज पॉलिटिकल प्रोसेस। पहले जो मेथड होता था, ठीक है, इट वाज इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, इट वाज टॉप टू बॉटम। और ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो स्टडीज हमें ये सिखाती है कि ये बॉटम टू अप भी जा रही है, ठीक है। तो वो थर्ड वन इज पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर क्या है? इट इज लाइक द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंसेस और कंट्रीब्यूशन ओवर अदर्स विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम, जो कि इनफॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो ये तीन पार्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविटी, प्रोसेस एंड पॉलिटिकल पावर। द काइंड ऑफ पावर, अब देखो पावर के डिफरेंट कोनोटेशंस हैं, पॉलिटिकल पावर भी होती है, इकोनॉमिक पावर भी होती है। फॉर एग्जांपल कि एक इंडस्ट्री है जिसकी हायर इन्फ्लुएंसेस है इन अ कंट्री, तो वो अपने इकोनॉमिक पावर से पॉलिसीज को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। कई बार हम देखते हैं यूएस का जो गन कल्चर का भी जो कुछ भी रिफॉर्म्स वगैरह होता है, बहुत हद तक जो जो हमारे आर्म एम्यूनेशन जो इंडस्ट्री वाले होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। इवन देयर इज लाइक कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो थे, ठीक है, और इंडिया के बीच में देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट विथ रिस्पेक्ट टू हार्ले डेविडसन, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक पावर किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। तो ये है। इवन विथ रिस्पेक्ट टू मिडल ईस्ट, कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज जो होती है, जैसे आई थिंक अहमदियाज जो थे, या फिर बोहरा कम्युनिटी जो होती है, इफ यू नो, अगर थोड़ी बहुत भी न्यूज़पेपर समझ रहे हो तो ये पता होगी कि बोहरा कम्युनिटी है, तो कैसे वो कम्युनिटी अपना पावर इन्फ्लुएंस कर रही है विद रिस्पेक्ट टू कि आप मिडल ईस्ट से किस तरह से आप बातें कर रहे, रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो दीज आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ पावर, ठीक है। देखो, एक चीज और मैं बताता हूँ कि एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि भाई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्यों डाइवर्स है और क्यों आया है। मैं सिंपल साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया का एग्जांपल से आपको मैं समझा रहा हूँ, कुछ दूसरे कंट्रीज भी होंगे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाई इट इज नीडेड। फर्स्ट वन इज इंडिया। देखो, इंडिया में एक स्टेब्लिश सेक्युलरिज्म है, ठीक है। पाकिस्तान में हम कह सकते हैं एक थियोक्रेटिक ऑथोरिटेरियनिज्म कह सकते हैं। बांग्लादेश में इट इज सेमी डेमोक्रेसी। नेपाल इज बडिंग डेमोक्रेसी। म्यांमार मिलिट्री रिजाइम, जो जनता रिजाइम अभी आप देख रहे हो वो। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी एंड साउथ अफ्रीका को हम न्यू डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि देखो कि अगल बगल में बहुत सारे कंट्रीज हैं एंड वाइब्रेंट रूलिंग सिस्टम है। तो बहुत जरूरी पड़ गया कि भाई हमें कुछ नया चाहिए। ये जो वेस्टर्न ऑब्लिगेशन है, स्टैटिक है, इंस्टीट्यूशनल है, फॉर्मल व्यूज हैं, इससे नहीं होगा। जो माइक्रो व्यूज हैं, ठीक है, यूनि सब्जेक्टिव है, ठीक है, उससे नहीं होगा। हमें मल्टी सब्जेक्टिव डायमेंशन लाना चाहिए, क्योंकि एक कंट्री दूसरे कंट्री से किस तरह से रिलेशनशिप में आ रहा है, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड प्रोसेस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वन कंट्री टू अनदर, सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन उसको फेवर नहीं कर रहे हैं, पेरिफेरी में बहुत सारे चीजें चल रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ग्रुप्स, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीनेशनल कंपनीज, विद रिस्पेक्ट टू नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है।
नॉन स्टेट एक्टर्स में सिर्फ टेररिस्ट नहीं होते, बहुत सारे चीज होते हैं। वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, इवन इवन आई वुड से कल्चर एज वेल, वो भी इन्फ्लुएंस करती है। फिर एक और कीवर्ड था शायद मैं भूल गया। ओके, आगे करते हैं। तो नेक्स्ट शुरू कर जाओ। ओके। हो हाँ हाँ हाँ, हाँ। ओके, तो देखो आप लोग इतना सब सुनने के बाद आप लोग काफी चीजें समझ गए होगे अबाउट पॉलिटिकल प्रोसेस, एक्टिविटीज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो हम इसको ही फटाफट से वाइंड अप करके हमारे मेन टॉपिक पे आएंगे। तो जैसा मैं उस टाइम बोल रहा था कि हम जब पूरे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स समझने के बाद हम आ रहे हैं कि उसको अप्रोच कैसे करना है, तो हमने उसमें फिर दो अप्रोचेस में डिवाइड किया था। फर्स्ट वाज ट्रेडिशनल एंड सेकंड वाज मॉडर्न। तो जो हमारा ट्रेडिशनल था, जैसा कि अभी आप लोग को बताया गया था, लीगल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल दीज थिंग्स, सो वही होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था? ट्रेडिशनल अप्रोच वाज द लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। हम इसमें क्या कर रहे थे, इसमें जो स्कॉलर्स थे वो देवर स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, फॉर्मल रूल्स, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम को गवर्न करते हैं उनको देख रहे थे। वो लोग स्टडी कर रहे थे काय को, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, इन सब चीजों को स्टडी कर रहे थे वो अलग अलग कंट्रीज में। और अलग अलग कंट्रीज उस समय मतलब था ओनली यूरोपियन एंड दी वेस्ट कंट्रीज, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट में तो कोई सिस्टम था ही नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था। तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, तो ट्रेडिशनल अप्रोच वाज नॉर्मेटिव थी। ये एक फिलोसॉफिकल टाइप की अप्रोच थी जिसमें सिर्फ लीगल इंस्टीट्यूशन और फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, इन सब अप्रोचेस को यूज किया जा रहा था। तो क्या हो रहा था, ये एक बहुत नैरो स्कोप क्रिएट कर रहा था कि आप एक छोटे से पार्ट को सिर्फ देख के कंट्रीज को कंपेयर करना चाह रहे हो। आपने मान लिया कि एक कंट्री में मान लो कि जैसे डेमोक्रेसी है, तो वहां पे आपने बोला कि वहां पे ये सारे इंस्टीट्यूशन है। वहीं आपने दूसरी कंट्री देखा, वहां पे बोला कि ये सारे इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो आपने कंपेयर कर लिया। आपने बाकी चीजें नहीं देखी जो हम पेरीफेरी की बात कर रहे थे, कि पेरीफेरी पे और क्या क्या है, वहां पे पॉलिटिकल प्रोसेसेस क्या चल रही हैं, वहां पे अदर जो एक्टर्स हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ये सब चीजों को माइंड ही नहीं किया गया था उस टाइम पे। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने क्या देखा कि ये सारी चीजें जो लेक्यूनास थे, क्या लेक्यूनास थे? पहली बात तो यूरोसेंट्रिक थी, देन नैरो थी, पैरोकियल थी। अगर मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म देखते हैं तो मार्क्सिस्ट में हमको ये दिखता है, वो लोग बोलते हैं कि ये पूरा वेस्टर्न बायस्ड था। क्योंकि आपने क्या माना कि आपने देखा कि ब्रिटेन में आपने एक सिस्टम मान लिया कि ये सिस्टम है, एंड यू कंसीडर्ड इट कि इट इज परफेक्ट। बीट यूके और यूएस, जहां का भी आपने परफेक्ट माना, एंड देन उससे आपने कंपेयर करना शुरू किया कि अगर ऐसा दूसरी कंट्री में भी इससे मिलता जुलता है, सिमिलर कुछ है तो सही है, अगर नहीं है तो ये अच्छा नहीं है। इनको भी कैसा होना चाहिए, यूके यूएस टाइप का सिस्टम होना चाहिए। तो ये क्या था, एक बायस था जिसको हम लिबरल बायस या वेस्टर्न बायस कहते हैं। वो ये ट्रेडिशनल अप्रोच में हमको अपीयर होता था। देन उसके बाद क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आया, वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, देन उसके बाद इसी पीरियड में हम देखते हैं कि टू मेजर डेवलपमेंट हुए थे। फर्स्ट वाज द राइज ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड सेकंड वाज डीकोलोनाइजेशन। तो बिहेवियरल जो अप्रोच थी, बिहेवियरल अप्रोच ने क्या कहा सबसे पहले, जैसे अभी एक कीवर्ड यूज किया गया था, पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, तो बिहेवियरलिस्ट ने इस पे फोकस किया। व्हाट दे रिकमेंडेड टू शिफ्ट द फोकस ऑफ स्टडी फ्रॉम द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस। उन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये आप दो तीन इंस्टीट्यूशंस को नहीं देख के जज कर सकते, इट इज गुड कि आप प्रोसेस देखो, क्योंकि प्रोसेस में सब कुछ इंक्लूड होगा। प्रोसेस में स्टेट एक्टर इंक्लूड होंगे, नॉन स्टेट एक्टर इंक्लूड होंगे, जो सेंटर पे एजेंट्स वो इंक्लूड होंगे, पेरिफेरल एजेंट्स इंक्लूड होंगे, और बाकी जो जो सारी चीजें हो सकती है वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी इसमें। तो पहला रीजन क्या था, बिहेवियरलिज्म का राइज। देन सेकंड जो हुआ उस टाइम पे हुआ डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन में क्या हुआ, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म हटा, कॉलोनियलिज्म हटा, जो बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी वो सारी आजाद हुई और सबने अपना अपना एक सिस्टम इवॉल्व करना शुरू किया, अपना अपना एक सिस्टम डेवलप हुआ। उस टाइम पे आप देखोगे इंडिया आजाद हुआ, थोड़े टाइम बाद चाइना, देन श्रीलंका, देन आसपास के अफ्रीकन नेशंस हो गए, वहीं पे ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो गए, ये सारे आजाद हुए, सबका अपने अपने लेवल पे डेवलपमेंट शुरू हुआ, सबका अपना अपना पॉलिटिकल प्रोसेसेस बनी, इंस्टीट्यूशंस बने, और ये सारे इंडिपेंडेंटली वर्क करना शुरू किया। देन यहाँ पे हम आते हैं अपनी जो मॉडर्न अप्रोच होती है। देन हमारी मॉडर्न अप्रोच चालू हुई। देन मॉडर्न अप्रोच का फोकस क्या था, बिहेवियरलिस्ट पर्सपेक्टिव से था, जिसमें हमारा था कि हम इंस्टीट्यूशन स्टडी करें, एंड देन आफ्टर साथ साथ हमारा मेन फोकस रहेगा कि स्टडी पॉलिटिक्स एज अ प्रोसेस। तो यहाँ पे हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को अब मेन सिनेरियो में लेते हैं, कि जहाँ पे क्या हो रहा है कि आप पॉलिटिक्स को लेकर आप स्टडी करने वाले हो, इन सारी कंट्रीज की, इन सारे कंट्रीज की पॉलिटिकल प्रोसेस को आप कंपेयर करने वाले हो। ओके, Ash, you can add if you want to something. नहीं, यू कंटिन्यू, मैं बाद में ऐड करूंगा।
ओके ओके श्योर, ठीक कुछ है, तो कुछ इतना हुआ था। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है वो मुझे ऐड करना है इसमें विथ रिस्पेक्ट टू हाँ हाँ, सिस्टम अप्रोच, तो जब वो शुरू होगा तब मुझे बताना। ठीक है श्योर। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अब क्या पे, मॉडर्न अप्रोच पे। तो हमने ट्रेडिशनल का देख लिया कि ट्रेडिशनल की अप्रोच क्या थी। सो देयर अप्रोच वाज नॉर्मेटिक, फिलोसफिकल एंड लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो इसी कारण उनके जो जो लेक्यूनस थे वो हमने देख ली। पैरोकियल था, उसके अलावा स्टैटिक था, अनसाइंटिफिक था, उसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज की सिर्फ स्टडी थी, यूरोसेंट्रिक था, और ईस्ट की कंट्रीज की स्टडी नहीं थी। और इवन अगर ट्रेडिशनल अप्रोच डेवलपिंग कंट्री की स्टडी करने जाता भी तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई टूल्स, इक्विपमेंट्स या फिर कोई एक अप्रोच नहीं थी जिससे वो स्टडी कर सके। क्योंकि आप डेवलपिंग कंट्रीज में देखोगे वहां पे क्या होता है, वहां पे सिस्टम से ज्यादा सिस्टम ब्रेक डाउन होता है। जैसे इंडिया अगर आप देखें, आजाद हुआ था जब, तो आपने देखा सबसे पहले आजाद हुआ तो हमने आजाद होने के बाद ही देखा कंट्री में दंगे हो गए थे। उसके अलावा आप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, भुखमरी से लेके गरीबी सब कुछ थी। उसके अलावा आप देखो फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंज, ये सारी चीजें लंबे टाइम तक चलती रही। तो एक सिस्टम का मेंटेनेंस से ज्यादा उस टाइम पे सिस्टम का ब्रेक डाउन हो रहा था, तो वो स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए नई अप्रोचेस डेवलप हुई जिसमें हम मॉडर्न कंपैरेटिव अप्रोचेस कहते हैं। इसमें आज हम दो मेन देखने वाले हैं, फर्स्ट इज सिस्टम अप्रोच एंड सेकंड इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। इंडिया के ही कंटेक्स्ट में मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि देखो, अगर डेमोक्रेसी इम्प्लीमेंट हुई है तो डेमोक्रेसी को वर्क करने के लिए तीन चीजें बहुत ही अच्छे से चाहिए। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेंथन चाहिए। पहला एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, वो हमारे पास तो था, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? यानी कि हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस को कुछ ना कुछ है जो पेरिफेरी से इन्फ्लुएंस कर रही है। आइदर इट इज लैंग्वेज, आइदर इट इज रीजन, आइदर इट इज कल्चर और रेस, एथनिसिटी, ट्राइब्स एक्सेट्रा, कुछ भी। उस समय पहला लिंग्विस्टिक स्टेट का डिमांड था, फिर हिंदी लैंग्वेज वैसा था, फिर एथनिसिटी की इश्यूज थी जो हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रही थी। ठीक है, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कोनोटेशंस, कि भाई अगर ये तीन चीजें आपकी सही है, स्ट्रेंथन है एंड एडिक्वेटली इम्प्लीमेंटेड है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। पर ऑन ग्राउंड हमने देखा कि नहीं, दूसरी चीजें भी हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, चलो आगे। तो हम इस पे काय पे आगे बढ़ के आए हमारे अपने सिस्टम्स अप्रोच पे। तो सिस्टम अप्रोच क्या थी, बिहेवियरल अप्रोच थी। तो इसको सबसे पहले दिया था डेविड ईस्टन ने। एंड डेविड ईस्टन वी ऑल नो कि बिहेवियरलिज्म में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड ही ट्राइड टू मेक पॉलिटिकल साइंस अ प्योर साइंस और टू स्टडी पॉलिटिक्स इन अ साइंटिफिक मैनर। सो उन्हीं उसी वे में उन्होंने आगे इसको डेवलप करना शुरू किया। एंड द सिस्टम अप्रोच इवॉल्व फ्रॉम दी सोशियोलॉजिकल अप्रोच। सोशियोलॉजी में टेलकॉट पार्सन का कंसेप्ट था सबसे पहले, सोशल सिस्टम का सोशियोलॉजी में ने बताया था। तो उसी को ही हमने एडेप्ट करके कहाँ पे लेके आए हैं, डेविड ईस्टन ने उसको एडेप्ट किया। एंड देन ही इनकलकेटेड दिस इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने फिर इसको क्या नाम दिया, पॉलिटिकल सिस्टम एक नाम से उनने ये प्रोसेस को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो सबसे पहले अगर हम देखें सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम होगा उसमें काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं। एंड व्हेन दिस एलिमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ सिस्टमैटिक और इन अ पैटर्न्ड वे, देन हम इसको कहते हैं कि एक सिस्टम है। ओनली एक स्पेस होना, एक एनवायरनमेंट होना और एक एलिमेंट्स होना, ये सिस्टम क्रिएट नहीं करते। सिस्टम तब क्रिएट करेंगे जब सेट ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टेट ऑफ पैटर्न इंटरेक्शन होंगे। जैसे आप अगर डिफरेंट डिफरेंट आप देख लो कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल ऑर्डर। उसके अलावा पेरिफेरीज की जो बॉडी होंगी, एमएनसीज हो सकती है, एनजीओ हो सकते हैं, अलग ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। तो किसी ना किसी तरह ये सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं इन अ पैटर्न वे। तो ये जो पैटर्न वे का इंटरेक्शन होता है ना, इसको हम सिस्टम कहते हैं। एंड यहीं से हमारा क्या डेवलप हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम। सो हमेशा सिस्टम होगा एक इन्वायरमेंट के अंदर ऑपरेट करता है। अगर उस इन्वायरमेंट के बाहर कोई चीज है जो अंदर के एलिमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर रही है, तो वो सिस्टम का पार्ट नहीं होती है। सिर्फ वही पार्ट होते हैं जो अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे इंडिया का हम पॉलिटिकल सिस्टम बात करते हैं, तो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हो गए, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो गई, हमारे कॉरपोरेट्स हो गए, हमारे सिविल सोसाइटी हो गई, हमारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये सारे इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। जिसमें हम आगे देखते हैं, जब हम पार्ट अपना पेपर 1 का 2 देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कैसे कास्ट, एथनिसिटी, रिलीजन, ये सारी चीजें इंटरेक्ट करती हैं पॉलिटिक्स में, कैसे अफेक्ट करती हैं या फिर कैसे इसको बोल्स्टर भी करती हैं। तो ये सारे मिलके क्या एक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं अपना पॉलिटिकल सिस्टम को।
अब बात आती है कि पॉलिटिकल सिस्टम आखिर क्यों, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम करता क्या है। तो मेन काम जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो होता है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। हम यहाँ से वैल्यूज से हमारा मतलब है कोई भी वैल्यूएबल थिंग्स से, मतलब कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना, उनका एलोकेशन, या फिर रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट, मेरिट्स, डीमेरिट्स, इन सभी चीजों का जो एलोकेशन होगा वो कौन करेगा, स्टेट करता है हमारा, या सॉरी स्टेट नहीं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम करता है। सो अगर सिंपल लाइन में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, so simple David Easton के according the specific function of political system is authoritative allocation of values. Okay, इसमें ये इम्प्लाई किया जा रहा है कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है इट इज द सोल सेंटर ऑफ अथॉरिटी, कि इसका काम क्या रहेगा कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है ये किसी भी तरीके से वो सारी रूल्स, पॉलिसीज और सारी वैल्यूएबल रिसोर्सेज का, अवार्ड्स का, पनिशमेंट्स का, इन सब का एक सही मैनर में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। हम पहले के टाइम में अगर देखें, जब हमारा डिवाइन राइट थ्योरी का टाइम हो, या फिर हम एरिस्टोटल के भी टाइम, प्लेटो के टाइम देखें, तो वहां पे हमको दिखता था कि जस्टिस की बातें होती थी। जस्टिस में क्या होता था, एक बड़ी चीज देखी जाती थी कि जस्टिस क्यों नहीं है, क्योंकि एक पर्सन को वो नहीं मिल रहा जो उसे मिलना चाहिए, और दूसरे को वो मिल रहा है जो उसे नहीं मिलना चाहिए। तो ये क्या होता था, वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो सही नहीं होता था। तो इसको सुधारने के लिए अगर हम जैसे देखें, प्लेटो के टाइम पे देखें, तो प्लेटो ने फिलोसोफर किंग की बात की थी, क्योंकि अगर फिलोसोफर किंग देखें देन जस्टिस से उसका रिलेशन देखें, थ्योरी ऑफ जस्टिस से, तो इन सब का एक ओवरऑल क्रक्स निकालेंगे तो यही निकलता है कि जो भी सिस्टम होने वाला है या जो भी रूलर होने वाला है, उसका मेन काम होगा कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो वैल्यूज हैं, उनका एलोकेशन एकदम सही होना चाहिए। अगर ये होगा तो ही जस्टिस प्रिवेल कर सकता है। ओके, सो हम आते हैं अब अपनी वापस से जो हमारी सिस्टम्स थ्योरी है या फिर सिस्टम्स अप्रोच है। तो सिस्टम यहाँ पर अप्रोच, जो यहाँ पर जो वैल्यू है ना, मतलब एलोकेशन ऑफ वैल्यू, वैल्यू वो मत समझो एथिक्स वाली, वो वैल्यू की डिफरेंट डायमेंशन है यहाँ पर। ठीक है, उसकी पॉलिटिकल व्यूज भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है। अथॉरिटी मतलब क्या होता है? ठीक है, अथॉरिटी पावर, किसके पास पावर है? ठीक है, जो स्टेट के पास है वो पावर ना। एंड वो किस तरीके से टॉप डाउन से बॉटम जा रहा है, एंड ये किस तरह से है, हायरार्की बेस्ड है या कैसा है? तो उस तरह से समझो दिस वैल्यू। ये यहाँ पर वैल्यू के डिफरेंट वेज है, डिफरेंट व्यू। इवन अथॉरिटी की जो भी बातें यहाँ पर हो रही है, और एलोकेशन के, ये तीन वर्ड है ना, अथॉरिटेटिव, एलोकेशन और वैल्यू, ये तीनों अलग अलग कीवर्ड्स है और दोनों के अलग अलग मायने हैं और मीनिंग्स है। ठीक है, अथॉरिटी यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। अथॉरिटी हो सकता है कि सिर्फ स्टेट के पास नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग 3D चेस मॉडल पढ़ते हैं और बिलियर्ड बॉल मॉडल पढ़ते हैं एंड कॉफी मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिलियर्ड बॉल मॉडल में हम पढ़ते हैं ना कि सिंगल और वन साइडेड इंटरेक्शन होता है। कॉप वेव में पढ़ते हैं कि जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो बहुत तरीके से चारों तरफ से हो रहा है। ठीक है, इन वेब हो रहा है। तो यहाँ पर वही है, हो सकता है कि अथॉरिटी इस फॉर्म ऑफ वन, एक तो सिंगल टच वाला हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है, वन डायरेक्शनल हो रहा है। हो सकता है कि जो अथॉरिटी हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि देखोगे कि अगर हमारे कोलिशन गवर्नमेंट है, वहां पर अथॉरिटी किसी एक के पास नहीं है, नाम के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, पर अथॉरिटी कहीं और भी हो सकती है। ठीक है, अलग अलग पार्टीज के पास भी हो सकती है। व्हाट एक्चुअली इज एलोकेशन? एलोकेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है? ठीक है, अगर आपके पास हिटलर जैसा रिजाइम है, ओके, वहां पर जो एलोकेशन जो होगी वो उसके लिए प्रोसेसेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पर डायरेक्ट एलोकेशन होंगी। ठीक है, और वैल्यूज यहाँ पर क्या है? वैल्यूज के यहाँ पर डिफरेंट माइंड है, जो मैं आपको भी बताया था। और हाँ, एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ। अ, अ, अच्छा रुको, अर्पित यू कैन कंटिन्यू, मैं ये बाद में ऐड करूंगा। ठीक है, ओके। तो पॉलिटिकल सिस्टम की हम बात कर रहे थे, तो पॉलिटिकल सिस्टम जो था, वैसे ही हमने देखा कि डेविड ईस्टन की अप्रोच थी एक साइंटिफिक इसको बनाना। अगर आप साइंटिफिक या फिर एक साइंस के टर्म में देखें, तो कोई भी एक मशीन होती है, मशीन इज ऑल्सो सिस्टम, क्योंकि उसमें भी काफी सारे एलिमेंट्स हैं जो जिसको इस तरीके से अरेंज किया है कि वो एक पैटर्न में मूव करें, पैटर्न में काम करें। उससे क्या होगा, अगर वो एक पैटर्न में काम करेंगे तो आप जो फंक्शन करवाना चाहते हो, उससे जो डिजायर्ड फंक्शन है वो आपको करके मिलेगा। मानो कि आपने एक सिंपल सा स्विच देखा है, आपने स्विच को दबाया, आपने इनपुट दिया और आपका बल्ब चालू हो गया, तो अंदर जो भी पार्ट्स थे, वायर्स, मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, सबने फॉर्म में काम किया और आपको जो आउटपुट चाहिए था वो आपको एक आउटपुट मिल गया। सो इट इज ऑल्सो सिस्टम, राइट। तो इसी को हमने देखा पॉलिटिकल सिस्टम के फॉर्म, पॉलिटिकल सिस्टम को फॉर्म में कैसे देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम को भी एक आप मशीन की तरह मान रहे हो, जिसमें आप कुछ इनपुट दे रहे हो, देन उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, एंड देन आउटपुट निकल के आ रहा है उससे। तो इसी को हमने बेसिस बनाया अपना। देन हमने देखा कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम में
एक इनपुट क्या क्या दे सकते हैं। तो जैसे इनपुट्स दो टाइप से होंगे। फर्स्ट आप सिटीजन हो, सिटीजन से ऑब्वियसली इनपुट देंगे कि हमें ये चाहिए, कि अगर हमें ऐसा करके दो या इस टाइप से कुछ चीजें। तो उसकी जो एक बेसिक था वो आया डिमांड्स के फॉर्म में, कि एक इनपुट क्या होगा, डिमांड होगा। डिमांड किस चीज की हो सकती है, सबसे पहले हमने जैसे यही देखा कि हमने बोला जो वैल्यूज है, वैल्यूज मतलब जैसे अभी अर्श ने बताया, वैल्यूज मतलब कुछ भी चीज हो सकती है जिसको आप मानते हो कि जो इंपॉर्टेंट है वो एक वैल्यू होती है। वैल्यू सिर्फ वही एथिक्स वाला नहीं है, इसमें वैल्यू वही हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जॉब चाहिए, आपको एक ऑफिस चाहिए, इट इज ऑल्सो वैल्यू। आपने कुछ काम किया, आपको उसके लिए रिवॉर्ड चाहिए, आपने कुछ गलत चीज की, आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। सो ऑल दीज आर वैल्यूज, तो इनका एलोकेशन होना चाहिए। तो एक डिमांड क्या उठी कि डिमांड फॉर एलोकेशन है, डिमांड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सेकंड डिमांड क्या होती है, डिमांड फॉर रेगुलेशन होना चाहिए, कि जो भी चीजें हैं, आप हो गए, हम हो गए, प्रोसेसेस हो गए, इन सबको रेगुलेट होना चाहिए। इन सबको रेगुलेट कौन करेगा, इसकी डिमांड उठती है। तो उसके लिए आपने बोला कि पॉलिटिकल सिस्टम या फिर जो भी अथॉरिटी है वो इसको रेगुलेट करे। देन आया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात आई, कि आप सबको पार्टिसिपेट करना है, हमें चुनाव में वोट देना है, हमें हटाना भी है, राइट टू रिकॉल भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। सो किसी ना किसी मैनर में हमको एक्टिवली और पैसिवली पार्टिसिपेट करना है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल सिस्टम में। तो एक डिमांड ये थी। चौथी आई कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मतलब कि जो भी सरकार कर रही है या जो अथॉरिटी है पॉलिटिकल सिस्टम में वो कर रहा है, उसकी जानकारी आपको मिले और आपकी साइड से जो वो वहां पे भी कन्वे हो। सो मेजरली चार डिमांड हमारे सामने क्या है, रेगुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये किसका पार्ट है, आपको ध्यान रखना है, इनपुट का पार्ट है। सो फर्स्ट पार्ट इज डिमांड एंड देन सेकंड में आया सपोर्ट की बात करी। सपोर्ट में क्या क्या हो सकता है, सपोर्ट मतलब आप क्या दे रहे हो। जैसे अभी आपने एक चीज तो मांग ली, आप मांग रहे हो पॉलिटिकल सिस्टम या स्टेट या गवर्नमेंट ये करके दे। अब आप भी तो कुछ दे रहे होगे ना, आप भी किसी फॉर्म में उसको सपोर्ट कर रहे होगे, गवर्नमेंट या सिस्टम को। तो कैसे, आप मटेरियल सपोर्ट दे रहे होगे, मटेरियल सपोर्ट मतलब आप टैक्स दे रहे होगे, फाइन दे रहे होगे, पेनाल्टी दे रहे होगे, या किसी और मैनर में आप मटेरियल सपोर्ट दे रहे होगे। सेकंड, आपने बोला रेगुलेट करना है। अब सरकार रेगुलेट तो कर रही है, बट आपको रेगुलेट खुद भी होना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप ओबीडियंस दिखाओगे लॉ की तरफ। आप लॉ को ओबीडियंस दिखा रहे हो, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ सपोर्ट। आप बात कर ली कि पार्टिसिपेट करना है गवर्नमेंट में, पॉलिटिकल सिस्टम में, आपको वो भी दे दिया गया, बट आपकी खुद की तरफ से भी तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल, वोट देने का अधिकार तो दे दिया, अब आप खुद वोट देने ही नहीं आ रहे हो तो फिर क्या कर सकते हो। तो यहाँ से आपका फिर सपोर्ट आएगा कि यू शुड पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस और यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस पॉलिटिकल प्रोसेसेस, राइट। उसके अलावा फिर चौथा सपोर्ट क्या आएगा, कि आपको बता दिया गया है कि यार देखो ये इन्फॉर्मेशन है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, बट आपने ध्यान ही नहीं दिया। सो आपका एक सपोर्ट ये है कि आप जो चीजें बताई जा रही हैं उसकी तरफ अटेंशन प्रोवाइड करोगे। सो अगेन हम चारों को सम अप करें तो सपोर्ट में चार चीजें हैं। पहला मटेरियल सपोर्ट, सेकंड इज ओबीडियंस टू लॉ, थर्ड इज पार्टिसिपेशन, एंड फोर्थ इज पेइंग अटेंशन टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। तो ये हमारा हो जाता है इनपुट फंक्शन, डिमांड एंड सपोर्ट के फॉर्म। देन जब ये डिमांड एंड सपोर्ट जाता है पॉलिटिकल सिस्टम में, उसका कुछ आउटपुट निकल के आता है, राइट। अब आउटपुट किस फॉर्म में निकल के आएगा, वो भी इस फॉर्म में आएगा कि यार जो डिमांड और सपोर्ट है उनको कंसीडर किया जाए, और कैसे इन्हें लोगों के लिए, भले के लिए या फिर किसी भी फॉर्म में लोगों तक पहुंचाया जाए। तो वो निकल के आता है डिसीजंस एंड पॉलिसीज के फॉर्म में। अब डिसीजन एंड पॉलिसीज भी चार तरीके की हो सकती हैं। आपने जैसे बोला कि मटेरियल सपोर्ट देना है आपको, तो मटेरियल सपोर्ट लेना पड़ेगा, उसके लिए एक्सट्रैक्टिव पॉलिसी होती है, जैसे टैक्स रिलेटेड हो गई। आपने दूसरा बोला रेगुलेशन, तो रेगुलेटिव पॉलिसी होनी चाहिए कि यार सही चीजें रहें। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो SC/ST एक्ट होता है, एक तरीके से रेगुलेटिव बिहेवियरल अप्रोच है, कि कैसे आपको बिहेवियर को रेगुलेट करना है कि ये चीजें सही चलती रहे। आप टाडा पोटा ये सारे एक्ट आए थे टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, आप उसमें देखोगे ये भी एक टाइप से रेगुलेटिव एक्टिविटी थी, कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जो इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी इसके खिलाफ जा रही है। देन उसके अलावा आप देखोगे हमारा यूपीएससी का एग्जाम ही होता है सबसे बड़ा, आप देख लो। तो वो क्या कर रहा है, इट इज ऑल्सो फॉर एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड वैल्यूज, है ना। कि आपको एक जो आपका डिमांड होती है कि आपको ऑफिस चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है। इट इज ऑल्सो पॉलिसी एंड डिसीजन। अदर क्या होते हैं, कुछ सिंबॉलिक होते हैं। सिंबॉलिक होती है कि कुछ दिखाने के लिए जिससे लोग खुद से फील भी करें, जैसे कल्चरल पॉलिसीज हो जाती हैं कुछ, या फिर आप देखो कि एक रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो रहा है, योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है, ये सारे क्या है, सिंबलिक होते हैं। एक इनका कल्चरल इफेक्ट होता है, या जिसको अपन कहते हैं ना सॉफ्ट पावर होता है, ये सॉफ्ट पावर वाला इम्पैक्ट डालते हैं। तो इससे पूरे से हम क्या समझे, एक सिस्टम के फॉर्म में कि एक इनपुट आ रहा है, देन वो प्रोसेस हो रहा है एंड आउटपुट के फॉर्म में निकल के आ रहा है। ओके अर्श, मैं वी कैन इस कंटिन्यू। मैं इस मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ। देखो आप हम्म लोग पढ़ते ही ऐसे हो, जैसे कि अर्पित समझा रहा है ना, आप पढ़ते ऐसे ही हो, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक मैं भी समझता था। अब
पता है हम लोग इंटर रिलेट नहीं करते। जैसे ये जो डेविड स्टर्न की जो व्यू है, ये सिस्टम अप्रोच वाला, जिसमें इनपुट एंड आउटपुट की बातें की जा रही है, मैं इसको ना यूएन से समझाता हूँ, ठीक है। हमें कुछ डिमांड एंड कुछ सपोर्ट होंगे, वही बात है ना। तो देखो, मान लो हमें यूएन में रिफॉर्म चाहिए, ओके, हमें यूएन में रिफॉर्म चाहिए, हाउ इट इज रिलेटेड वो मैं समझा रहा हूँ। यूएन में हमें रिफॉर्म चाहिए, किस तरह का रिफॉर्म चाहिए, तो वन इज रेगुलेशन, ठीक है, कि उसको रेगुलेट किस तरह से कर सकते हो, डेमोक्रेटिक वे में रेगुलेट करो, ठीक है, वो वन पार्टी से रिलेटेड ना हो, वेस्टर्न बस ना हो, ठीक है, स्पेसिफिक लोग ही इसके डिसीजन ना ले। थर्ड सेकंड वन इज पार्टिसिपेशन, किस तरह का पार्टिसिपेशन, यानी कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, अफ्रो एशियन है, उनको भी पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि यूएन में जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है कंट्रीज के द्वारा, उसमें दिक्कतें हैं, कैसे हैं, कुछ लोग मनी देते हैं, जैसे इंडिया से काफी सोल्जर्स वगैरह जाते हैं, पर ये अलग अलग है, डेवलप्ड कंट्री से कम जाते हैं। थर्ड वन इज कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, वो यूनियन डायरेक्शनल ना हो, डिसीजन थोपा ना जाए, जैसे डब्ल्यूटीओ में होता है विथ रिस्पेक्ट टू बॉक्स की जो सब्सिडीज वगैरह होती है, वो तो वो नहीं होना चाहिए, ओके। अब ये समझ गए वो डिमांड होती है विद रिस्पेक्ट टू यूएन। सिमिलरली ये अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के टर्म्स पे भी ये सारी चीजें आई थी, विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन ऑफ व्हाट, ग्लोबल ऑर्डर, with respect to participation of what, with is participation of neo colonized और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कभी भी एफ्रो एशियन को छोड़कर सिर्फ इनको ही मत इंक्लूड करना, लैटिन अमेरिकन भी है, इनको भी है, जो ग्लोबल साउथ एज सच हम कहते हैं वो। व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इज अबाउट रिसोर्सेज। उस समय अफ्रीका के बहुत सारे रिसोर्सेज वगैरह मतलब यूज किए जाते थे बाय यूरोपियन कंट्रीज इवन आफ्टर दिस, मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद तक भी बाय वेरियस पॉलिसीज एंड ऑल वो एक्सप्लॉइट हो रहा था। अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन में नाम से जो वो बोले, पहले तो कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए, जैसे उस वक्त थी नहीं, ठीक है, ब्लॉक पॉलिटिक्स वगैरह के कारण, तो ये नाम से रिलेटेड डिमांड्स हैं जिसको सिस्टम अप्रोच के कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हो। ठीक इसी तरह अगर आप बायलेटरल रिलेशनशिप को इसको लेकर आते हो, ठीक है, इसमें लेकर आते हो, ठीक है, तो बायलेटरल रिलेशनशिप में भी कुछ इनपुट्स होंगे, कुछ डिमांड्स होंगे कि ये बायलेटरल रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए। जैसे इंडो बांग्लादेश के बीच में हिल्सा पॉलिसी है, हिल्सा डिप्लोमेसी है, कहाँ से आया ये, कहाँ से आया, कहीं से तो डिमांड है ना इसकी कि हमारी जो पॉलिसीज बनेंगी इसमें ये चीजें आएंगी, ठीक है, जो हिल्सा डिप्लोमेसी की जो बात है। इंडो नेपाल के बीच में रोटी बेटी वाला जो पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं वो कहाँ से आया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तो डिमांड है, और कहीं ना कहीं से सपोर्ट भी हो रहा। सपोर्ट या तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से हो रही हो, कल्चरल डाइवर्सिटी से हो रही हो, या पॉलिटिकल सपोर्ट हो, एक्स वाई जी कुछ भी। तो सिस्टम अप्रोच को कभी भी ऐसे ड्राई मत पढ़ा करो, कोई भी आयर की थ्योरीज को ऐसे ड्राई नहीं करते, ठीक है, तो नहीं तो फिर ये फिर 1A और 2A में डिफरेंस क्या हो गया। सेशन स्टार्ट होते ही मैं एक चीज आपको समझाया था कि डिफरेंस है दोनों में, यही डिफरेंस है। डोंट मेक इट लाइक बहुत ड्राई है, रट ही रहे हैं, रट रहे हैं तो मत पढ़ो, जब तुम्हें 2A को रटना पड़ जाए ना तो पढ़ना बंद कर दो, ठीक है, गलत पढ़ रहे हो, चीजों को इंटरलिंक करो लाइक दिस। सपोर्ट कैसा होता है, अब देखो, अगर आपकी जो डिमांड है, ठीक है, अगर इनको समझ में आ रही है डेवलप्ड कंट्रीज को तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करेंगे, मैं पैसे ही नहीं दूंगा, ठीक है, मटेरियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। थर्ड वन इज जो इन्होंने बताया ओबीडियंस। अब ये अनक्लॉज का जो भी ये अनक्लॉज ही कहते हैं ना, यूनाइटेड नेशन लॉ ऑन सी वगैरह, वही है ना, या जो हाँ भी वही है वही ये है। जो, हाँ वही है। तो ये जो है जो सी वाली ट्रीटीज वगैरह, चाइना बोलता है मैं मानूंगा नहीं, जो भी कर लो। तो बात है कि सपोर्ट तो नहीं मिल रहा ना जो डिमांड है उससे, तो इस तरह से कर सकते हो कि सिस्टम अप्रोच इस तरह से काम नहीं करेगा। पर जस्ट इमेजिन कि हमने इनपुट लाया, हमने जो भी पॉलिसीज, जो भी रेगुलेशन, जो भी है विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग्स, इन विद रिस्पेक्ट टू बायलैटरल रिलेशनशिप एंड इवन विद रिस्पेक्ट टू, अब इसको मैं होमवर्क दूंगा, एक ये होमवर्क क्या दूंगा, मैं बस पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि आप लोग जब ये सेशन होने के बाद पढ़ाई करना चालू करो, फिर से रिवीजन करना चालू करो, तो सिस्टम अप्रोच को आरसीईपी से कनेक्ट करना, फिर से यूएन से कनेक्ट करना, फिर से नाम से कनेक्ट करना, फिर से इंडिया की इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स जो हो रही है, इंडो यूएस, इंडो रशिया, इन सबसे कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करो। सपोर्ट में भाई मटेरियल सपोर्ट है, कई बार हम देखते हैं कि वो सपोर्ट ही नहीं करते, पैसे ही नहीं देते, ठीक है,
एंड इवन अभी सीओपी का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी उन्होंने बैक ऑफ कर दिया। तो वो है पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम, वो बोलते हैं मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा, ये कहाँ से बात हो गई भाई। एंड वही जो फिर डिसीजन एंड पॉलिसीज की जो व्यूज है, अगर डिसीजन एक में आया तो ठीक है, पॉलिसीज दो में आया तो ठीक है। ये जो वुड्रो विल्सन वाली जो 14 पॉइंट स्पीच है ना, वो भी तो कहीं से आई होगी, उसका भी तो कोई इनपुट होगा, कुछ डिमांड होगा, कुछ सपोर्ट होगा। वुड्रो विल्सन की जो पर्सपेक्टिव आई थी, लीग ऑफ नेशन आई थी, वो कहीं से तो आई होगी भाई, ऐसे थोड़ी ना आ गई वो। ठीक है, किसी ने तो डिमांड की होगी उस चीज को लेकर, एंड कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट आई होगी। एंड वो जो होती है ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस वगैरह जो कुछ भी है, उसका कुछ डिसीजन भी निकला, कुछ पॉलिसीज भी निकली। डिसीजन को हम ऐसे कह सकते थे कि उन्होंने जर्मनी को साइडलाइन कर दिया। एंड पॉलिसीज के कंटेक्स्ट में ये ऑल ऑफ दिस थिंग्स, लीग ऑफ नेशन का ना, इवन वुड्रो विल्सन की जो 14 पॉइंट स्पीच है, कलेक्टिव सिक्योरिटी एज अ थीम, एज एन आइडियोलॉजी का ना, ये सारी ये ये सारी चीजें तो इस चीज को दर्शाती है ना कि भाई कुछ सिस्टम में चीजें काम हो रही है, एक इन्वायरमेंट है उसमें काम हो रही है। कुछ और चीजें समझाता हूँ सिस्टम अप्रोच में विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल। ठीक है, सिस्टम अप्रोच में एक तो बाउंड्री होती है, इन्वायरमेंट होती है, कोर होती है, एंड उसके जो और भी एलिमेंट्स होते हैं वो। बाउंड्री क्या है, जस्ट इमेजिन बाउंड्री क्या है। बाउंड्री इज लाइक यूएन, यूनाइटेड नेशन इज लाइक अ बाउंड्री भाई, इसके बाहर कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा जो भी होना है इस संसार में, इस वर्ल्ड ऑर्डर में, ग्लोबल ऑर्डर में, ये इसके अंदर ही हो, बाहर ना हो। पर पर देखो, तो वो अब देखो, एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ एसेंस ये थ्योरी का। जैसे कि अर्पित ने बताया कि बिहेवियरलिज्म आता है, पर बिहेवियरलिज्म से पहले जो कुछ भी थ्योरीज वगैरह आती थी वो नॉर्मेटिव होती थी, पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, ई वाई सी जो भी है वो रहती थी। पर उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि भाई बिहेवियरलिज्म में ये इतने नॉर्म्स नहीं आएंगे, स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, एनालिटिकल होने चाहिए। ठीक है, और देखो अगर कोई चीजें स्टैंडर्डाइज एंड एनालिटिकल करोगे तो बहुत सारी चीजें हट भी जाएंगी। तो व्हाट दे वांटेड कि एक सिस्टम में चीजें हो। ठीक है, सिस्टम इन चीज कहने का मतलब कि उन्होंने एक कंपार्टमेंटलाइज्ड कर दिया इंटरनेशनल रिलेशंस को कि ऐसे ही हो रहा है। और जो पेरिफेरी जो होती है, जो बाउंड्री होती है, उसको उन्होंने रूल्स रेगुलेशन एक्सट्रा जो कुछ दिया उससे मान दिया। इन्वायरमेंट, अब देखो इस चीज को मैं बताता हूँ कि बाउंड्री इज लाइक लिमिट। ठीक है, और इसके आगे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कोई भी मेंबर्स ऐसा सच नहीं कर सकता। पर व्हाट अबाउट चाइना, व्हाट अबाउट तालिबान, ये तो बाहर थे, फिर भी अफगानिस्तान को इन्होंने कैप्चर कर लिया, फिर भी जो चाइना की जो पॉलिसीज है वो हो रही है। ये तो जो पेरिफेरी है, इन्वायरमेंट उसके बाहर है। इट इज क्रिटिसिज्म ऑफ सिस्टम अप्रोच। इन्वायरमेंट क्या है, द इन्वायरमेंट इज लाइक जो मेन सिस्टम, जो इन्वायरमेंट विच इम्पैक्ट्स जो भी एलिमेंट्स है कोर में है, वो इन्वायरमेंट क्या हो सकता है। जस्ट इमेजिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन है, सेशन खत्म होगा तो बात करेंगे आशीष एस्पेक्ट जो भी हो। तो व्हाट डू मीन बाय इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक, वो इन्वायरमेंट, अब देखो इस चीज को समझना कि अगर ग्लोबल ऑर्डर हो रही है तो इसमें इन्वायरमेंट हमारी इकोनॉमी हो सकती है, हमारी इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरकनेक्टिविटी हो सकती है, ट्रेड, कॉमर्स, डिप्लोमेसी, इंटरडिपेंडेंस, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट होती है जिसके अंदर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एक ग्लोबल ऑर्डर हो सकती है या एक गवर्नमेंट हो सकती है आईआर के कॉन्टेक्स्ट में। वो एक चीज और मैं बताता हूँ, रियलिस्ट इसी इन्वायरमेंट को एनार्किक कहते हैं कि भाई इन्वायरमेंट वगैरह कुछ नहीं है। लिबरल इसी इन्वायरमेंट को कहते हैं कि रूल बेस्ड है। जो रियलिस्ट है उसको, इस चीज को, जिस इन्वायरमेंट को, वो एनार्की कहते हैं। मार्क्सिस्ट इस चीज को कैपिटलिस्ट कहते हैं कि कैपिटलिस्ट ओरिएंटेशन है ये जो भी इन्वायरमेंट एक्सवाइजी कर रहे हैं। अब इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, इस एलिमेंट्स में तुम्हारे स्टेट होंगे, ज्यादा से ज्यादा इनफॉर्मल एक्टर जैसा चैस। अब देखो जब भी ये पढ़ोगे ना एसआर में, तो वो एक डायग्राम दी है, एक डॉट होता है और उसके आसपास पेरीफेरी में और सारे डॉट्स होते हैं। मान लो कि बीच में तुम्हारे कंट्री है, एक्स वाई जी एस, नेशन स्टेट जो भी, और उसको इम्प्लीमेंट या फिर इन्फ्लुएंस करने वाले एमएनसीज हो सकते हैं, तुम्हारे नॉन स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं। एक चीज और जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, पैंडेमिक और ग्लोबल कंसर्न, उसको भी ऐड करो, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्लोबल कंसर्न में सिर्फ टेररिज्म नहीं है, पैंडेमिक भी है। ठीक है, 3D चेस मॉडल जब पढ़ोगे ना, अभी आगे चलकर जब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा 3D चेस मॉडल, तो उन्होंने थर्ड जो मॉडल दिया है, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर।
थर्ड स्ट्रक्चर में उन्होंने इस ग्लोबल कंसर्न्स को बताया है कि ग्लोबल कंसर्न एक ऐसी व्यू आ गई है जहां पर किसी एक कंट्री का या मल्टीपल कंट्रीज का जोर नहीं है, ये अपने से चल रहे हैं। जैसे कि जैसे कि पैंडेमिक का आना, कोविड का आना, ठीक है, क्या इसको कोई भी रोक सकता है? नीदर अ डेवलप्ड और ना ही कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन अलायंस, ठीक है। तो इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट ही चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोर में तो आपके भले एक कंट्री है, ठीक है, पर पेरिफेरी में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इस चीज को, जो कंट्री की जो पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, उसको इफेक्ट कर रही है, जिसमें ना सिर्फ एमएनसीज होंगे बल्कि ग्लोबल कंसर्न भी होगी। ट्राई टू इंटरलिंक ग्लोबल कंसर्न एज वेल, ठीक है। अब इसको बोलोगे यार ये कैसे डिप्लोमेसी में आ जाएगी? जस्ट इमेजिन म्यांमार और इंडिया का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू रोहिंग्याज। अब बताओ कर रहा है या नहीं? रेफ्यूजी क्राइसिस और जो कुछ भी है, ठीक है। अगर मिडल ईस्ट का रिलेशनशिप विद यूरोपियन नेशंस, वो सीरिया के सारे लोग चले गए वहां पे, अब वो इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा? इंडो बांग्लादेश रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू ये जो रेफ्यूजीज आते हैं वो, ठीक है। अब मान लो, सोचो एक 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 सिचुएशन देता हूँ, कल्पना, ठीक है, मान लो ये सिद्ध हो गया कि जो चाइना है इसी ने पैंडेमिक फैलाया, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। अब तब तो फिर तो डब्ल्यूटीओ में ये बात हो जाएगी कि भाई चाइनीज प्रोडक्ट से नहीं आएंगी, ठीक है। तो किस तरह से ये जो ग्लोबल कंसर्न है वो इम्पैक्ट करेगा? कई बार क्या होता है ना, एक चीज और मैं बताता हूँ, डब्ल्यूटीओ में जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल राइट्स के बाद भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे नॉन टेरिफ बैरियर्स भी कहते हैं, उसको लगाते हैं। उसमें क्या क्या होता है, वो क्या कहते हैं ना कि मैं आपसे सामान नहीं लूंगा, डेवलप्ड कंट्रीज की मैं आपसे सामान नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि आपने जो सामान बनाया है उसमें लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। अब बताओ किस तरीके से ह्यूमन राइट्स इज ऑल्सो प्लेइंग रोल बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम अप्रोच, ऐसे पढ़ा करो चीजों को, चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा ये एलिमेंट है तो क्या है, ठीक है। अब इस चीज को समझो, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दिया कि भाई दो कंट्रीज बोल रहे हैं कि मैं तुमसे सामान ही नहीं लूंगा, ठीक है, कि तुमने तो एक्सप्लॉयटेशन किया है। अब सोचो ये कहाँ हो रहा है? इन्वायरमेंट क्या है? ग्लोबल ऑर्डर है, ठीक है। पेरिफेरी क्या है? डब्ल्यूटीओ का रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ सेंस बन रहा है इस चीज का, ठीक है, कि कैसे सिस्टम अप्रोच फॉलो कर रहा है चीजों को और कुछ चीजें समझ रहे। अब इसी की क्रिटिसिज्म और इसी का मैक्रो व्यू स्ट्रक्चरल फंक्शनल में देखोगे जो आगे अर्पित समझाएंगे। तो ये एक पर्सपेक्टिव तुम्हारे जो मैं समझाया हूँ, एलिमेंट्स हैं सिस्टम अप्रोच के, जिसमें स्टेट हो गया, जिसमें एनार्की आ गई कि भाई वो मान रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो एनार्किक है, उसमें हमें किसी तरह की रूल बेस्ड ऑर्डर चाहिए, उसके कारण लिबरल इंस्टीट्यूशन का राइज होता है, डब्ल्यूटीओ अनक्लॉज XYZ, जो भी बहुत तरह के लोग हैं। पावर पावर की डिस्क्रिपेंसीज हो रही है, पावर का हमारा पावर का जो हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो, ठीक है। ग्लोबल इश्यूज जो अभी मैंने डिस्कस किया, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉर्म्स, एनआरकी को कर्टेल करना, वो वाली चीज है। तो ये है सिस्टम अप्रोच से रिलेटेड। एक चीज और मैं जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव बता रहा था, आई थिंक टाइम ज्यादा हो गया, घंटे लग गए, पर वो जो बता रहा था उसमें बता रहा हूँ, ये पहली बार नहीं है जब किसी सोसाइटी को, किसी कंट्री को सिस्टम के रूप में या पेरिफेरी या हायरार्की के रूप में बांटा गया है। बहुत सारे लोगों ने किया। जैसे मार्क्स ने इसको डायलेक्टिकल फॉर्म में बांटा है, फ्यूडल, बुर्जुआ, प्रोलेटेरिएट। वेबर ने इसको इवोल्यूशनरी के फॉर्म में बांटा है, ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक, रेस्टल। आलमंड ने इसको प्रिज्मेटिक, ट्रेडिशनल, ट्रांसनेशनल, मॉडर्न के में पर्सपेक्टिव से बांटा है। इवन कोलमैन कॉम्पिटिटिव, सेमी कॉम्पिटिटिव एंड अथॉरिटेटिव। तो पहली बार नहीं है, और भी पहले हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना। जल्दी से भाई स्ट्रक्चरल फंक्शनल खत्म करो, क्योंकि बस हमें इंटरलेट करना है और वी विल एंड। अर्पित हो या चलेगा? ओ भाई ये चला गया, रुको रुको। हम्म, ओके। कल हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनल करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, ओके। क्योंकि कुछ मेंस वाले भी हमारे साथ हैं, तो ज्यादा टाइम लगेगा तो उनकी प्रिपरेशन भी को इम्पैक्ट करेगा, ओके। बाकी जो कुछ भी इश्यूज हैं, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन एंड ऑल, कल शुरू करेंगे, तब डील करेंगे। अभी के लिए बाय बाय। अगर किसी को इमरजेंसी में अभी ही कुछ पूछना है, ठीक है, अर्जेंट है तो पूछ लो, नहीं तो वी विल एंड। ओके, थैंक यू।